नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। फरवरी में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा संभव, नए सिरे से लिए जा रहे आवेदन। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी 2024 तक हो सकता है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और दूसरे राज्यों से जेटेट पास अभ्यर्थियों को मौका देने संबंधी निर्देश जारी करने के बाद दोबारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर पहले परीक्षा दिवसों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी को होने वाला था। गौरतलब है कि पिछले साल जेएसएससी ने 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। हालांकि इसमें कई आपत्तियां थी। दरअसल झारखंड में 2016 में आखिरी बार टेट की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद से टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। 2016 के बाद पिछले 7 वर्षों में 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने बीएड और डीएलएड की डिग्री हासिल की, लेकिन टेट का आयोजन नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो रहे थे। दूसरी ओर सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। आखिरकार हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर सहमति जताई और सरकार को सीटेट और दूसरे राज्यों के जेटेट पास अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्देश दिया। बता दें कि झारखंड में लंबे समय से शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराने की मांग की जा रही थी। झारखंड के स्कूलों में 70,000 से ज़्यादा शिक्षक के पद खाली हैं। शिक्षक की कमी का सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं, वहां भी शिक्षकों की कमी है। हाल ही में बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली के बाद झारखंड सरकार पर भी दबाव है कि यहां परीक्षा आयोजित कराएं। गिरिडीह में 2 पक्षों के बीच विवाद, जमकर चले पत्थर, स्थिति अब नियंत्रण में। गिरिडीह जिले में गुरुवार सुबह 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद मोबाइल पर बात करने को लेकर हुआ। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस पदाधिकारियों को मिली तो पूरी पुलिस फोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई। पथराव कर रहे दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़ कर भगाया गया। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात है। मामला गिरिडीह के मुसफिल थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल पीट में बुधवार की रात को दुर्गा मंडप के समीप एक युवक मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी बीच कुछ युवकों ने उस युवक को मोबाइल पर बातचीत करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर फिर से स्कॉर्पियो पर सवार होकर कुछ युवक मौके पर पहुंचे और फोन पर बात करने से मना करने वाले युवक को उठाकर ले गए। इसके बाद मामला बढ़ गया। इसी विवाद को लेकर आज पंचायत होने वाले थे और पंचायत के दौरान ही अचानक दोनों पक्षों के लोगों के बीच पथराव शुरू हो गया। मंत्री के साथ आंगनबाड़ी कर्मियों की वार्ता में पेंशन मामले पर बनी सहमति। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी से मिला। संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन के नेतृत्व में संविदा कर्मियों के पिछले 11 महीनों से लंबित भत्ता की मांग प्रमुखता से उठाई गई। वहीं बाल विकास परियोजना में संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक और टंकक के नियमितीकरण पर एक कर बिंदुवार चर्चा की गई। वार्ता में पेंशन या एकमुश्त भुगतान पर सहमति बनी। मंत्री ने वरीय पदाधिकारियों से विचार कर कैबिनेट की अगली बैठक में संविदा भत्ता के विसंगतियों को दूर करने का निर्णय लेने को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि महासंघ के पूर्व में दिए गए मांग पत्र पर झारखंड सरकार गंभीर है। इस दिशा में जल्द ही विभागीय पदाधिकारियों को समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष देवंती देवी, बम शंकर शर्मा, सुंदरी तिर्की, प्रयाग प्रसाद यादव, गुड़िया देवी, उमेरा खातून, ललिता देवी आदि मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साहेबगंज के बरहेट में सीबीआई की दबिश, 3 ठिकानों पर चल रही छापेमारी। अवैध खनन की जांच कर रही सीबीआई की टीम एक बार फिर साहेबगंज पहुंची है। साहेबगंज के बरहेट में सीबीआई ने 3 जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी सीएसपी सेंटर पर की जा रही है। जानकारी के अनुसार इन सीएसपी सेंटरों पर भारी ट्रांजैक्शन हुआ है। बता दें कि साहेबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन की जाँच में ईडी और सीबीआई की टीम निरंतर प्रयासरत है। इसी सिलसिले में आज सीबीआई की टीम
फिर साहिबगंज पहुंची है। बरहेट, पेट खस्सा और बरहेट हाटफाड़ा में छापेमारी जारी है। CSP संचालक बबीता देवी और बरहेट गर्ल्स स्कूल रोड स्थित उनके पति दीपक ठाकुर के घर पर टीम छापेमारी कर रही है। इसके अलावा पेट खस्सा गांव के मनोज दास के घर 2 स्कॉर्पियो में सवार लगभग आधा दर्जन CBI कर्मी पहुंचे हुए हैं। अधिकारी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे और कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। पदाधिकारी नहीं बता रहे कि वह किस विभाग से हैं और क्यों छापेमारी कर रहे हैं। इसके साथ ही बरहेट बाजार के भारतीय स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर मुक्ति लकड़ा से भी बैंक पहुंचकर मामले को लेकर कई जानकारी ले रहे थे। सरकारी विश्वविद्यालय के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजभवन सचिवालय से जारी सरकारी विश्वविद्यालय के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं दिए जाने से नाराज छात्र छात्राओं ने दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना पर आदिवासी शिक्षक और छात्र बैठ गए हैं। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र छात्राओं ने मुख्य गेट को जाम कर दिया है। लिहाजा कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 के लिए छुट्टी कैलेंडर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालय को स्वीकृत कैलेंडर भेजते हुए इसका अक्षरश पालन करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने कॉलेजों व PG विभागों में समर वैकेशन ग्रीष्म अवकाश 20 दिनों का दिया है, जबकि विंटर वैकेशन शीतकालीन अवकाश 12 दिनों का दिया है। राज्यपाल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय तथा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को राज्य सरकार के छुट्टी कैलेंडर को ही मानने का निर्देश दिया है। सभी विश्वविद्यालय को पूरे वर्ष में 5 दिन का प्रतिबंधित अवकाश रिजर्व में दिया गया है, जिसका उपयोग विश्वविद्यालय स्थानीय पर्व परंपरागत उत्सव के लिए कर सकते हैं। 14 जनवरी को सोहराय, 24 मार्च को होलिका दहन, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 21 अप्रैल को महावीर जयंती, 30 जून को हूल दिवस, 7 जुलाई को रथ यात्रा और 3 नवंबर को भाई दूज चित्रगुप्त पूजा रविवार को रहने के कारण कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के 80वें जन्मदिन पर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे झामुमो कार्यकर्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का गुरुवार को 80वां जन्मदिन है। रांची के मोहराबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास पर जन्म दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में झामुमो नेता व कार्यकर्ता पहुंचे। झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन के आवास पर जश्न का माहौल है। झारखंड के पूर्व CM व दिसोम गुरु शिबू सोरेन का गुरुवार को जन्मदिन है। वे 80 साल के हो गए हैं। 11 जनवरी 1944 रामगढ़ जिले के नेमरा में शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। CM हेमंत सोरेन के पिता और गुरुजी के नाम से लोकप्रिय शिबू सोरेन ने राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने पिता की हत्या के बाद की थी। उन्होंने लकड़ी बेचकर अपने परिवार को पाला और महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था। शिबू सोरेन ने गोला से धन कटनी आंदोलन शुरू किया था। वह धीरे धीरे बोकारो से होते हुए धनबाद के टुंडी तक जा पहुंचा था। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और AK राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। 70 के दशक में टुंडी और पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र में शिबू सोरेन की समांतर सरकार चलती थी। निर्मल महतो के रूप में गुरुजी को बड़ा आंदोलनकारी मिला, जो बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने थे। छतरपुर विधायक पुष्पा देवी के काफिले पर हमला मामले में 4 नामजद सहित 13 लोग गिरफ्तार। छतरपुर की BJP विधायक पुष्पा देवी और पूर्व सांसद मनोज कुमार के काफिले पर हमला मामले में पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 9 जनवरी को छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 बाईपास के उदयगढ़ मोड़ के पास BJP विधायक पुष्पा देवी और पूर्व सांसद मनोज कुमार के काफिले पर हमला किया गया था। हमले में पुष्पा देवी के 2 अंगरक्षक और कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी। मामले में विधायक ने छतरपुर थाने में केस दर्ज कराया था। पलामू पुलिस ने 4 नामजद सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग में आवागमन अवरोध करने, सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने, पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 38 नामजद और 150 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। गौरतलब है कि छतरपुर से BJP विधायक पुष्पा देवी पर उस समय हमला किया गया जब वह नौडिहा बाजार से लौट रही थी। दरअसल रास्ते में हिट एंड रन कानून को लेकर बस और ट्रक
चालकों ने चक्का जाम किया था। बताया जाता है कि हमला करने वाले प्रदर्शनकारी चालक ही थे। पलामू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों से अपील की कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों में यातायात बाधित न करें, सरकारी संपत्ति और राजस्व को नुकसान न पहुंचाए, सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह न फैलाएं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने की गीता कोड़ा से बात, गुरुवार की बैठक में बुलाए। पश्चिमी सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में जाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब है। अटकलें लगाई जा रही कि वह खरमास के बाद भाजपा में शामिल होंगे। इधर कांग्रेस ने भी क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सांसद गीता कोड़ा को फोन कर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने को कहा। गीता कोड़ा को बताया गया कि गुरुवार को राजधानी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पार्टी रणनीति बनाएगी। वहीं यात्रा से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड दौरे की संभावना भी प्रदेश के नेता प्रभारी के साथ चर्चा करेंगे। पार्टी के आला नेता, सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं की जवाबदेही तय की जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों को शामिल होने का निर्देश प्रदेश नेतृत्व ने किया है। श्रीमती गीता कोड़ा पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष भी है। मिली जानकारी के अनुसार वह हाल ही के दिनों में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस खेमा भी सशंकित है। हालांकि सांसद श्रीमती कोड़ा तमाम अटकलों को खारिज करती है। उन्होंने हाल ही में कहा कि वह कांग्रेस में है, दूसरे दलों में जाने की खबर सही नहीं है। कार्यकारी अध्यक्षों को अलग अलग जिलों का प्रभार मिला है। पार्टी में श्रीमती गीता कोड़ा सहित बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कार्यकारी अध्यक्षों को जिला में प्रवास कर सांगठनिक काम को दुरुस्त करना है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह सांगठनिक काम में रुचि नहीं दिखा रही है। उन्होंने जिला का दौरा नहीं किया है। मेयर का सपना देख रहे इन नेताओं को झटका। हेमंत सरकार ने एससी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व की सीट। धनबाद में मेयर बनने का सपना देख रहे नेताओं को झारखंड सरकार ने जोर का झटका दिया है। धनबाद मेयर की सीट को अनुसूचित जनजाति एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से धनबाद में कई दिग्गज नेताओं को झटका लगा है। 20 जून 2019 को धनबाद नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया है। लगभग 4.5 साल बाद हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम चुनाव होने की संभावना फिर से जागी है। धनबाद से मेयर सीट के लिए दावेदारी की लंबी सूची है। इसमें सबसे पहला नाम पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का आता है, लेकिन अब पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सरकार के फैसले के बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह विधायक ठुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी भी मेयर चुनाव के लिए अपने आप को दावेदार घोषित कर चुकी थी। उनके लिए भी अब यह सपना ही रह जाएगा। पूर्व में इंदु देवी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कुछ ही दिन पहले की थी, लेकिन सीट आरक्षित होने पर वह भी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। रांची में सूची में टुंडी विधायक मथुरा महतो के पुत्र दिनेश महतो और आसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो का भी नाम शामिल था, लेकिन इन दोनों नेताओं को भी राज्य सरकार के निर्णय पर निराश हुई है। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का आगाज। रांची में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में झारखंड राज्य के 4 जोन धनबाद, दुमका, चाईबासा और रांची जोन के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग के लिए होगी। मौके पर उपनिदेशक राजकिशोर खाखा और राजेश तिवारी आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा यूजीसी नेट परीक्षा में हुई अनियमितताओं का तत्काल समाधान हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूजीसी नेट परीक्षा की उत्तर कुंजी में हुई गड़बड़ियों को संज्ञान में लेते हुए इसमें सुधार की मांग की है। इसे लेकर यूजीसी को पत्र लिखा गया है। मांग की है कि आवेदन से लेकर परिणाम तक में होने वाली सभी अनियमितताओं को दूर किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का मानना है कि इस प्रकार की अनियमितताओं से छात्रों का समय और भविष्य दोनों ही संकट में आ जाते हैं। बता दें कि गत 5 जनवरी को NTA द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की गई थी। कुछ विषयों में आर्किटेक्चर छात्रों द्वारा मिलान में 50% से अधिक उत्तर गलत पाए गए हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि इतने अधिक उत्तरों के लिए एक विद्यार्थी द्वारा आवेदन किया जाना भी संभव नहीं है। इसके लिए छात्रों ने संस्थाओं से संपर्क का प्रयास भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि इतने अधिक उत्तरों के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया जाना भी संभव नहीं है। इसके लिए छात्रों ने संस्थाओं से संपर्क का प्रयास भी किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। पहले भी यूजीसी नेट के आवेदन के समय भी तकनीकी समस्या आई थी। हजारों छात्र परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पत्र लिखकर इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं को तत्काल प्रभावी कदम उठाकर दूर करने की मांग की है। अवैध खनन के आरोपी दाऊ यादव के बेटे को रिमांड पर लेगी ईडी। झारखंड के साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार चल रहे आरोपी दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव से ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ईडी ने मंगलवार को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने से संबंधित आवेदन दिया। राहुल ने 5 जनवरी को अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। फिलहाल राहुल न्यायिक हिरासत में है। उसे अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह ईडी के सामने हाजिर नहीं हुआ था, जिसके बाद ईडी के स्पेशल कोर्ट ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था, जिसे राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। जब कोर्ट उन्हें हाजिर होने को कहा, वह हाजिर हो जाएंगे, जहां से हाईकोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप 2 जनवरी को ईडी के विशेष अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखें। इसके बाद 2 जनवरी को राहुल ने कोर्ट में सरेंडर किया था। दाऊ यादव अब भी फरार चल रहा है। लोबिम हेम्ब्रोम ने कहा, बिहार ही ठीक था, जल जंगल और जमीन के नाम पर लूटा है झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक लोबिम हेम्ब्रोम ने कहा कि जल जंगल और जमीन के नाम पर झारखंड में लूट मचा दी गई है। इससे बेहतर तो बिहार ही था। पाकुड़ के कालिदास मेमोरियल कॉलेज प्रांगण में आयोजित 23वें सोहराय पूर्व कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बोरियो विधायक लोबिम हेम्ब्रोम ने कहा कि अलग झारखंड राज्य का जब से गठन हुआ तब से लेकर अब तक रघुवर दास को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहे, लेकिन आदिवासियों का भला नहीं हुआ। आदिवासी मूलवासी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो बिहार ही था। लोबिम हेम्ब्रोम ने कहा, यदि आदिवासी समाज नहीं जागा तो भविष्य में म्यूजियम में फोटो लग जाएगी। लोबिम हेम्ब्रोम ने कहा कि राज्य की मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि इससे भले बिहार में थे, कम से कम आदिवासियों की जमीन नहीं छीनी जाती है, कोई पलायन को भी मजबूर नहीं था। लोबिम हेम्ब्रोम ने बेरोजगारी को लेकर भी हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना की। कहा कि प्रदेश के कई विभागों में लाखों पद खाली हैं, लेकिन सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही है। युवा पीढ़ी बेरोजगार होकर घूम रही है। राज्यसभा जाएंगे सरफराज अहमद, कांग्रेस करेगी दावा या जेएमएम को फायदा, 2 सीटों पर होगा घमासान। चुनावी साल 2024 का आगाज हो गया है। देश में लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भी चुनाव होगा। एक सीट कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू और एक भाजपा से सांसद समीर उरांव के रिटायर्ड होने पर खाली होगा। 3 मई को दोनों सांसद का 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। खासकर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी देने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा? दूसरी ओर भाजपा आजसू पार्टी के एनडीए फोल्डर की क्या रणनीति होगी? इन बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा हो रही कि कांग्रेस की सीट पर झामुमो दावेदारी कर सकता है। पिछले दिनों गांडेर सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो के विधायक सरफराज अहमद या उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 2019 में झारखंड में कांग्रेस राजद महागठबंधन की सरकार हेमंत सरकार के नेतृत्व में बनी। इसके बाद से राज्यसभा के 2 चुनाव हुए और दोनों बार सीट झामुमो के खाते में गई। मार्च 2020 में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और दूसरी बार 2022 में महुआ माझी को राज्यसभा भेजा गया। इस बार झारखंड से कांग्रेस कोटे की सीट खाली हो रही है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि कांग्रेस का स्वाभाविक दावा तो बनता है, लेकिन गठबंधन धर्म में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा में झामुमो के पास अब 29 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए प्रत्याशी को 28 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिन्हा ने इस मामले पर कहा कि पार्टी के केंद्रीय स्तर पर ही फैसला होगा।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।